देवरानी जेठानी के प्यार को देखकर जलने वाली सास। कमला की दोनों बहुएं जेठानी रेखा और देवरानी पूजा एक ही साड़ी को लेकर लड़ रही होती हैं। मेरी साड़ी बिना पूछे क्यों पहनी? अलमारी में पड़ी थी, साड़ी थी, कोई पुश्तैनी जमीन नहीं, पहन लिया तो पहन लिया, इसमें इतना लड़ने वाली क्या बात है? लड़बो ना तो की तुम्हार आरती करबो, लड़बो ना तो की तुम्हार आरती करबो, पगली कोतकार। बस करो दीदी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम बंगाली में कुछ भी बोलो। अच्छा ताहुले एखोन कि तुम्हार আমার বাংলা নিয়সে সমস্যা আছে। बोलूंगी मैं, बोलो क्या करोगी? अब तो मुझे नई साड़ी चाहिए। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। मुझे आप तो बीच में आइए मत, आज हो जाने दो। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाती हैं, बाल पकड़कर खींचने लगती हैं। कमला अपना सिर पीटकर मीनाक्षी के पास आती है, जहां वो सामने से चाय पीते पीते चुस्की भर रही थी। आह कितनी कड़क चाय है, यहाँ तू चाय पी रही है। अरे मीनाक्षी कुछ कर, क्योंकि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? सुबह आँख खुलने से पहले इनका महाभारत शुरू हो जाता है। मीनाक्षी अभी भी बेहद सामान्य होकर चाय पीती है। तू सुन रही है ये दोनों कैसे लड़ रही हैं? हाँ तो लड़ने दे। हैं क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, तू अपना दिमाग ठीक कर और मेरी बात कान खोलकर सुन। जिस दिन दोनों में बहुत प्यार हो गया ना, उस दिन दोनों एक होकर तेरी छाती पर मूंग दलेंगी। अभी कम से कम एक की शिकायत दूसरी तुझसे तो करती है। कमला सोचने लगती है। तेरी बात मेरे समझ से बाहर है। सुन, इनके काम, पैसे और जिम्मेदारियां अलग कर दे। एक की बात दूसरे के सामने थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर बोल, बस उसके बाद ही अपने आप लाइन पर आ जाएंगे, क्योंकि अपने अपने में लगी रहेंगी तो लड़ेंगी ही नहीं। मतलब फूट डालो और राज करो। हाँ, कभी कभार घर बचाने के लिए दो लोगों का दूर रहना जरूरी होता है। शायद ये बात तुझे अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में खुश होगी। तभी सामने से दोनों बहुएं लड़ते हुए अलग अलग निकलती हैं। अपनी बहू को चुप देखकर कमला भी अपने घर में चली जाती है। वहीं मीनाक्षी उन्हें देखकर अजीब सा सुकून महसूस करती है। अब आया मेरे दिल को चैन। बेहतर होगा अगर ये दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से अलग हो जाएं। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। चाय का कप लेकर मीनाक्षी अपने घर में बढ़ जाती है। दोस्तों, लोग दो रिश्तों को टूटते देखकर दुखी होते हैं, मगर मीनाक्षी को देवरानी जेठानी की दूरी में घर की सलामती दिखाई देती थी। पर आखिर क्यों? ये जानने के लिए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी शाम के समय अपने दोनों बेटों के साथ डिनर करती है। अरे मीनाक्षी, मुझे तुमसे कहना था कि तुम अपने बच्चों की शादी कब करवा रही हो? पता है, कौशल्या और मनोज के हमारे बराबर बच्चे हैं, उनके भी बच्चों की शादी हो गई है। हाँ तो आप सीधा सीधा बात बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चों की उम्र के लगभग सभी बच्चों की शादी हो चुकी है और इससे छोटे बच्चों की भी शादी हो चुकी है। आप अपने बेटों की शादी के बारे में सोचो। मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अभी जीवन साथी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे बहुओं की है, और मैं कभी अपने बेटों की शादी नहीं करवाने वाली। लेकिन क्यों माँ? मेरे दोनों भैया में ऐसी किसी चीज की कमी नहीं है जो उनकी शादी ना हो। अरे आजकल न्यूज नहीं सुनी क्या? ये जो बहुएं होती है घर बर्बाद कर देती हैं। अपनी कमला की ही बहुओं को देख लो। बस इसीलिए मुझे अपने बेटों की शादी नहीं करवानी। लेकिन माँ, मैं तो शादी करने वाला हूँ। और मैं भी माँ शादी जरूर करूंगा, और हम दोनों ने अपने अपने पसंद की लड़कियों को पहले ही ढूंढ रखा है, इसलिए आपको पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, हम आपसे ये बात पहले ही बोलने वाले थे, लेकिन मौका नहीं मिला। क्या तुम दोनों ने अपनी पसंद की बहुएं भी चुननी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में शादी होगी तो मेरी पसंद की बहुओं से ही। अरे बस करो मीनाक्षी, अब तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे मेरे हैं। इनको किसने हक दिया अपनी पसंद की लड़की लाने का? माँ, आप इतना ओवर क्यों कर रही हो? क्या हमें अपनी पसंद की लड़की लाने का भी हक नहीं है? अगर आप हमारी शादी नहीं करोगे तो हम चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम अपनी वाली से वादा कर चुके हैं कि हम शादी जरूर करेंगे। ये सुनते ही मीनाक्षी सपने में चली जाती है, जहाँ उसकी परछाई की एक अक्स उससे ही बातें करती है। सोच क्या रही है मीनाक्षी? जाने दे अपने बेटों को, तू आराम से तो रह पाएगी। नहीं, मैं उन्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकती हूँ। मैं अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उनकी बात माननी ही होगी। ठीक है, मान ले, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुन। अगर तू घर में शांति चाहती है तो जो तेरे घर के लिए अच्छा हो। समझी मीनाक्षी? समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ?
तू समझ रही है ना मीनाक्षी मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ हाँ मैं समझ चुकी हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें मीनाक्षी, तुम इतना चेक क्यों कर रही हो और क्या समझ गई? वो मैं। क्या हुआ मम्मी आपको? मम्मा आप ठीक तो हो ना? आपके चेहरे पर इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, आजकल गर्मी बहुत है ना इसीलिए हो रहा होगा। कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों की पसंद अच्छी है तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बुरे ख्वाब की वजह से मीनाक्षी झटके से अपने दोनों बच्चों की पसंद की बहू से शादी के लिए मान जाती है। अगले दिन उनसे जाकर मिलती है और दोनों को सौभाग्यवती बहू होने का शगुन भी देती है। होने वाली दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को कॉलेज के समय से ही जानती थी। ऐसी धूमधाम से सगाई भी हो जाती है और शादी भी। बड़ी बहू नीतू जब गृह प्रवेश करती है तो भारी लहंगे की वजह से डिसबैलेंस हो जाती है। तभी देवरानी नैना उसे संभाल लेती है। नीतू तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब दीदी। हाँ मैं ठीक हूँ, आखिर मेरी देवरानी ने जो मुझे बचा लिया। हाँ दीदी अब आराम से जाना। हे भगवान, इन दोनों में तो पहले से ही बहुत प्यार है। मुझे लगा मैं आसानी से इन्हें अलग कर सकती हूँ, पर मैं हार तो नहीं मानूंगी। नैना बहू जेठानी का नाम नहीं लेते। कोई बात नहीं माँ जी, हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं ना, तो इसीलिए अभी आदत नहीं है। बहू लेकिन अब तुम दोनों देवरानी जेठानी बन गई हो तो ऐसे करोगी तो लोग क्या बोलेंगे? सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलिए भाभी अंदर आइए और नेक की रस्म करके अपने अपने कमरे की तरफ बढ़िए। अजी मेरी ननद को दे दीजिए। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे ही देने हैं। ले बड़े भाई की तरफ से मैं ही दे रहा हूँ। ये मुझे मिल गया दरवाजा रोकने के पैसे, अपने लिए मैं बहुत कुछ खरीद लूंगी। अरे अब आराम भी कर लो बहुओं, क्योंकि कल तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म भी है। जी पापा जी। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू जल्दी उठकर नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार में तैयार होकर रसोई में आती हैं। एक सूजी का हलवा बनाती है और दूसरी खीर। इतने में देवरानी का हलवा थोड़ा जल जाता है। हे भगवान दीदी, मेरा हलवा जल गया, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, ज्यादा नहीं जला, बस इसकी जलने की हल्की महक दूर करनी है, वो इलायची और मेवे से हो जाएगी। ऐसा कहकर नीतू हलवे में इलायची और मेवे डालकर स्वाद संभाल लेती है। इतने में मीनाक्षी आकर, अरे हलवा किसने जलाया? कुछ भी तो नहीं माँ जी, कोई हलवा नहीं जला, लेकिन मुझे तो जलने की बदबू यहाँ तक आ रही थी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख लो, मेरी खीर भी परफेक्ट है और हलवा भी। सब पता है मुझे, दोनों एक्टिंग कर रही हैं। हलवा तो इनसे ही जला है। मुझे लगा था शुरुआत से ही इनके बीच कंपटीशन सा होगा, खाने पीने पर हर चीज का, लेकिन वो तो है ही नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो इनका प्यार बढ़ता जाएगा। तब मीनाक्षी चली जाती है। कुछ देर में दोनों बहू मीठे के साथ बाकी सादी व्यंजन भी तैयार कर डाइनिंग टेबल पर ले आती हैं। अरे वाह 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 बहू, तुम दोनों ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ सच में भाभी, आप दोनों ने तो हमें मौका ही नहीं दिया। किसी एक का खाना कम अच्छा होता तो आप दोनों को बुरा लगता ना। दोनों बहू एक दूसरे को देखकर साथ में जोर जोर से हंसती हैं। घर वाले हैरान होते हैं। और क्या इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है? जितना प्यार से रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा हम दोनों देवरानी जेठानी के लिए। ससुराल में रहने की थ्योरी आखिर समझ गई हो तुम दोनों। परिवार प्यार से ही चलता है। प्यार परिवार से नहीं चलता। मेरा मतलब सिर्फ प्यार से नहीं है, सच में ही अपनापन होना चाहिए, दिखावा नहीं। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों में बहुत प्यार है। वो तो मैं देख ही रही हूँ इन दोनों में कितना प्यार है। अगर ऐसे ही रहा तो घर बर्बाद हो जाएगा। उस टाइम सब बहू के हाथ का खाना खाने के बाद तारीफ करते हैं। बहू को अच्छा शगुन भी मिलता है। शाम को जब दोनों बहू साथ मिलकर खाना बना रही थी तब कैबिनेट से नीतू को घी का डिब्बा चाहिए होता है। तब सीढ़ी पर चढ़कर वो उतर रही होती है कि नीतू का पैर फिसल जाता है। तभी नैना उसे आखिरी टाइम पर संभाल लेती है। बाप रे, बच गई, वरना ससुराल के पहले दिन ही मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। थैंक यू नैना, तुमने मुझे दोबारा बचा लिया। खबरदार दीदी, दोबारा आपने मुझे थैंक यू बोला तो। अरे ऐसी थोड़ी ना होता है, हम दोनों बहनें जैसी ही तो है ना। तो नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा चल ठीक है, कल शॉपिंग पर चलेगी, मैं तुझे साड़ी दिलाना चाहती हूँ और मैं भी आपको, और आप मना नहीं करोगी। अच्छा ठीक है बाबा। एक बार फिर रसोई से गुजरते हुए मीनाक्षी उन दोनों का प्यार देख लेती है और ये देखकर उसे इतनी जलन होती है कि अपनी मुट्ठी को दीवार में मारती है, जिससे उसकी 2-4 चूड़ियां टूट कर गिर जाती हैं। तब दोनों बहू बाहर आती हैं। उई माँ, हे भगवान ये क्या हो गया? माँ जी आपकी चूड़ी कैसे टूट गई? आपके हाथ से खून निकल रहा है। माँ जी बैठ जाइए इधर। नहीं रहने दो, कुछ नहीं हुआ है, वो यहाँ से आ रही थी,
दीवार में हाथ लग गया। ऐसा बोलकर मीनाक्षी वहां से चली जाती है। दोनों बहुओं को अजीब लगता है। अगले दिन वो शॉपिंग पर साथ में जाती हैं। तब सास भी पर्स टांग कर, अरे बहू, तुम दोनों कहीं जा रही हो क्या? मैं भी चलूं? अगर मैं साथ जाऊंगी तो इन दोनों के बीच गड़बड़ भी कर पाऊंगी, नजर भी रख पाऊंगी। हाँ माँ जी, हम मार्केट जा रहे हैं, आप भी चलिए। तब तीनों सास बहू कार में बैठकर मार्केट पहुंच जाती हैं, जहां दोनों को एक साथ रंग बिरंगी चूड़ियां और झुमके पसंद आते हैं। नैना, ये देख, एकदम बढ़िया झुमका है ना, तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे दीदी, आप मेरे बारे में क्यों सोच रही हो? ये देखो, मैंने आपके लिए झुमका पसंद किया है और मैचिंग की चूड़ी भी, और आपके पास ऐसी साड़ी भी तो है। तू मेरे बारे में कितना सोचती है, लेकिन अपने बारे में भी तो सोच। वैसे हम दोनों ही हैं पागल, एक दूसरे के लिए करते हैं, तो अपने लिए करने की कहाँ से जरूरत पड़ेगी? सही है बेटा, सही है। सास भी साथ में आई है, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्यार लुटाना है। मैं तो हूँ ही नहीं ना कुछ। अंदर ही अंदर मीनाक्षी अपनी दोनों बहू के प्यार से किलस रही थी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे की पसंद बहुत अच्छे से पता है ना, इसीलिए बस सेलेक्ट कर रहे थे। आप ये वाला पहनोगी या ये वाला? रहने दो, मैं आर्टिफिशियल झुमका नहीं पहनती, चूड़ियाँ खरीद लेती हूँ। तब दोनों बहू सास को चूड़ी दिलाने के बाद फिर आपस में बातें करने लग जाती हैं और उसको भूल जाती हैं। रास्ते पर मीनाक्षी को असहज महसूस होता है। दिन गुजरते हैं, ऐसी दोनों देवरानी जेठानी में प्यार बढ़ता रहता है। साथ में कपड़े धोती हैं, रील बनाती हैं और बेटे भी माँ से ज्यादा बीवियों के साथ रहने लगते हैं। सामने से माँ के हाथ का लंच ले जाने से मना कर देते हैं। मैंने इतने प्यार से उठकर सुबह सुबह इन दोनों के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई और बहुओं का बनाया नाश्ता करने के बाद उन्होंने मना कर दिया। अब ये दोनों तो मेरे बेटे को भी मुझसे छीन रही हैं। इन दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। सास का मुंह पिनक गया था और बेटे ऑफिस चले जाते हैं। बारिश आने पर बहुएं साथ मिलकर डांस करती हैं। ओए चल, ससुराल की पहली बारिश को यादगार बनाते हैं। हाँ दीदी, चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम। नाच लो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम दोनों को अपने इशारों पर नचाने वाली हूँ। बहुओं, तुम दोनों क्या कर रही हो? साथ में बीमार पड़ जाओगी, नीचे जाओ। लेकिन माँ जी, बारिश में मजा आ रहा है, थोड़ी देर और मस्ती करने दीजिए। हाँ माँ जी, ठीक है, किसी एक को ही मैं मस्ती करने दूंगी। एक बहू को नीचे जाना पड़ेगा रसोई में पकौड़े बनाने। चलो। अब मैं अकेली क्या करूंगी यहाँ पर? जब दीदी नीचे चली जाएंगी तो मैं भी साथ में पकौड़े बनवा देती हूँ। हाँ नीचे चल, तेरे बिना मुझे भी नीचे मजा नहीं आएगा। मम्मी, जो मैं देख रही हूँ आपके दिमाग में वही चल रहा है? ये दोनों फेविकोल की वो चिपकी हुई बूंद है जो अलग होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, यही तो मैं भी देख रही हूँ। दोनों बहुत ज्यादा चिपक कर रहती हैं, इन्हें अलग करना होगा। बहुओं, चलो नीचे अब। तब दोनों बहू नीचे आकर कपड़े बदल लेती हैं और सास के लिए पकौड़े तलती हैं। सास तभी देखने आती है कि दोनों हंस हंस कर पकौड़े बना रही हैं। फिर से उन दोनों का प्यार देखकर मीनाक्षी को अच्छा नहीं लगता। इतने में पड़ोसन शकुंतला उससे मिलने आती है। मोहल्ले की बातें बताने लगती है। हाय हाय मीनाक्षी, देवरानी जेठानी से याद आया, मैं तुझे पिछली गली की सुधा की बात बताने आई हूँ। सुना है दो बहू की वजह से दो भाई अलग घर लेकर रहने चले गए हैं, और वो दोनों बहुएं भी देवरानी जेठानी थी। पता है, दोनों बहुओं में बहुत प्यार था। दोनों ने साथ रहने के लिए अपने पति भी मना लिए। ये सुनते ही मीनाक्षी के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। यही होता है, पहले बहनें बनती हैं, फिर भाइयों को माँ बाप से लड़वाती हैं, अलग कराती हैं। बाहर से तो मीनाक्षी अच्छी बनती है, लेकिन ये बात उसके मन में कील की तरह धंस चुकी थी। पड़ोसन के जाने के बाद वो बहुत परेशान रहती है। तब निशा आकर, क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? परेशान होने वाली बात है तो परेशान ही रहूंगी। तेरी दोनों भाभियों का इस तरह मिलना घुलना अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ, साथ बैठकर बहुत हंसती है, क्या पता चुगली भी करती हूँ, लेकिन हमारे सामने इतनी अच्छी बनती है। बस बात हुआ, आज से तू इनको लड़ना भिड़ाना चालू कर दे, देखते हैं कब तक इनका प्यार टिक पाता है। ठीक है माँ। शाम को ही मीनाक्षी बड़ी बहू से बोलती है। ला बहू, मैं सब्जी काट दूं। वैसे बहू, एक बात बता, तेरी देवरानी सच में तुझसे प्यार करती है या फिर नकली प्यार है उसका? क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोली थी छोटी वाली कि बड़ी होने से कुछ नहीं होता, ससुराल में सबसे महंगा हार उसे मिला है ना कि तुझे। क्या सच में माँ जी? नैना ने मुझे ऐसा बोला? मुझे तो कोई लालच नहीं है, हम दोनों को कितना भी महंगा सस्ता हार मिले। अब तू देख ले, लेकिन मेरा नाम लेकर उससे बात मत करना, चुगली वाली बात हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए माँ जी। वहीं निशा नैना के कान भरते हुए बोलती है।
भाभी एक बात बताओ, आप मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं? क्योंकि आपको जो मैं बताने वाली हूँ शायद आपको यकीन नहीं होगा बड़ी भाभी के बारे में। हाँ, तुम पर विश्वास करती हूँ, बताओ। बड़ी भाभी मेरे से बोली, छोटी है तो क्या हुआ, हर बात पर जाने दूंगी, आगे चलकर कुछ होता है तो आपको आपकी औकात दिखा देंगी। बताओ, माँ और मुझे लगा था आप दोनों के बीच बहुत प्यार है, दो बहनों जैसा, लेकिन हम गलत थे। मैं सोच भी नहीं सकती दीदी मेरे बारे में ऐसा सोचेंगी। लेकिन भाभी ये बात इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये सुन नैना चली जाती है। अगले दिन नैना दाल बनाती है और मीनाक्षी चुपके से ज्यादा नमक डाल देती है। नीतू बहू, तूने कल उसके खाने में कमी निकाली थी ना, देखा जानबूझकर तेरे लिए नमकीन दाल बनाई है ताकि तू खा ना सके। नीतू सच में वो दाल चखती है और उसे खाई नहीं जाती, जिस वजह से उसे शक होता है। ऐसे ही सास नंद दोनों देवरानी जिठानी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती हैं। फिर शाम को नाश्ता करते हुए निशा नीतू से कहती है, बड़ी भाभी, छोटी भाभी अपनी माँ से कह रही थी कि जेठानी के मायके वाले दिखावा बहुत करते हैं। ये भगवान, अब तो हद ही हो गई है। नैना इतना गिर जाएगी मुझे नहीं पता था। वहीं सास छोटी बहू को भड़काते हुए, बता बहू, बड़ी बहू तेरे मायके वालों के लिए भी बोलेगी, मुझे नहीं पता था। क्या बोला माँ जी दीदी ने? बोली तेरे मायके से जो कपड़े आए हैं वो उनके मायके वालों को पसंद नहीं है तो अपनी नौकरानी को दे देगी। हे भगवान, दीदी मुझे कह लेती, मैं सह जाती, लेकिन सब बातों में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में ले आई? बस बहुत हो गया, अब मुझे भी उनसे कोई बात नहीं करनी। दोनों बहू के मन में ये बात घर कर जाती है। अब दोनों ही एक दूसरे से मुंह फुलाकर रसोई में खाना बना रही थी। तब नीतू बड़े चूल्हे पर सब्जी बना रही थी तो नैना वो सब्जी हटाकर रोटी बनाने के लिए तवा रख देती है। नैना, ये क्या बदतमीजी है? जब मैं सब्जी बना रही हूँ तो तुम्हें तवा रखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि राहुल आने वाले हैं, उन्हें गर्मा गर्म रोटी चाहिए। अब रोटी नहीं बनाऊं क्या? आप तो सब्जी दूसरी गैस पर भी बना सकती हो। क्यों बना सकती हो? मुझे भी खाना जल्दी बनाना है, रोटी फटाफट बन जाती है और जब तक सब्जी नहीं बनेगी रोटी का अचार डालेगी। नीतू गैस बंद कर देती है। नैना वापस गैस जला देती है। नीतू दीदी, अब आपका ज्यादा हो रहा है। ज्यादा किसका हो रहा है? सबको सब पता है, और सबसे पहले रसोई में मैं ही आई हूँ तो मैं ही बना कर जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, बना लो। आपकी शक्ल देखकर खाना वैसे भी मुझसे नहीं बनने वाला है। सेम टू यू, नॉट बैक टू यू। सास और नंद देवरानी जिठानी के झगड़े को देखकर खुश हो जाती हैं। माँ, हमारा प्लान तो काम कर गया, किसी बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। हाँ, अच्छा हुआ, इनका प्यार खत्म तो हुआ। अब वो नहीं होगा जो मेरे मन में बातें चलती थी, और ना ही मेरे बच्चे मुझसे दूर जाएंगे। ऐसे ही सास दोनों को अलग से भड़काने का काम कर उनके प्यार को खत्म कर उन्हें दुश्मन बना देती हैं। साथ ही बच्चे और प्रॉपर्टी को लेकर भी उनके बीच गलतफहमी पैदा कर देती हैं, जिससे दोनों एक दूसरे से बात करना छोड़ देती हैं। लेकिन क्या देवरानी जिठानी आगे भी दुश्मन बनकर रहेंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर एक दिन पूरा परिवार शादी में गया था। अरे, ये गाड़ी तो फुल हो गई है, नीतू तुम दूसरी गाड़ी से आ जाओ। मम्मी पापा को भाई जल्दी जाना है और अपने साथ नैना को भी ले जाना। तुम दोनों की गाड़ी खाली है, हम दोनों को आधे रास्ते ड्रॉप कर दो। तुम दोनों बोल क्यों नहीं रही हो? बातचीत बंद है क्या? बाहर वालों को कुछ पता ना चले, इसीलिए मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं नहीं बुआ जी, हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन पार्टी में मेहमानों को भी टाइम देना होता है ना। हाँ बुआ जी, देखो हम साथ भी बैठते हैं, आप दोनों पीछे बैठ जाइए। आकाश अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। पीछे पीछे दोनों बहू आती हैं और रिश्तेदारों को भी उनके घर तक छोड़ देती हैं। लेकिन आगे जाकर पहाड़ी वाले रास्ते पर उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। ओह माय गॉड, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? क्या मतलब दीदी, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है? अब हम उतरेंगे, आगे खाई भी है। मैं गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करती हूँ, इतने में तुम उतर जाना। अपनी गाड़ी का गेट खोलो। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। बात समझने की कोशिश करो, गाड़ी में आग भी लग सकती है, मेरी तरफ का गेट जाम है। किसी तरह गाड़ी पहाड़ी दीवार की तरफ मुड़ती है, टक्कर लगती है। नीतू की तरफ का दरवाजा जाम था, पेट्रोल लीक होने लगता है। नैना बाहर निकल जाती है, लोग चिल्लाते हैं, अरे भाई दूर हटो, गाड़ी में आग लग सकती है। लेकिन नीतू अभी भी कार में फंसी थी। नैना को थोड़ी चोट लग गई थी, फिर भी वो उठकर अपनी जेठानी को बचाने के लिए आगे जाती है और कार से आगे ले आती है और खुद बेहोश हो जाती है। इस वक्त सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा होता है। ये देखकर जेठानी देवरानी को धक्का देती है और दोनों को सिर पर भारी पत्थर से चोट लग जाती है, जिस वजह से दोनों बेहोश हो जाती हैं। अब दोनों की आंखें अस्पताल में खुलती हैं। दोनों अगल बगल बेड पर थीं। दीदी, इतनी नफरत करती थी तो वापस क्यों आई? मर जाने दिया होता। मैं तुम्हारे जितनी पत्थर दिल नहीं हूँ, और यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ, तुमने भी मुझे क्यों बचाया? कार से मर जाने दिया होता। दीदी सच बात तो ये है कि मैं आपसे नफरत ही नहीं करती, आप आज भी मेरे लिए बड़ी बहन समान हो। करती तो मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है,
फिर तुमने मेरे मायके के बारे में और बच्चे के बारे में क्यों बोला कि मैं पहला बच्चा करके जायदाद हथियाना चाहती हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। बोला तो आपने है कि मैं अपने पति की जायदाद लेकर यहाँ से निकलना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों बोलूंगी? एक मिनट, तो हमें ये बातें बताई किसने? मुझे तो कभी माँ जी ने, तो कभी निशा ने, और मुझे भी निशा ने, कभी माँ जी ने। इसके बाद दोनों अपनी अपनी और भी बातें करते हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। अगर ये सब माँ जी और दीदी की मिली भगत है तो हमें ये जानना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ, और इसके लिए हमें लड़ने की नकली एक्टिंग भी करनी पड़ सकती है। ठीक है दीदी, जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहेंगी। कुछ देर बाद दोनों बहू घर पहुंचती हैं। उनके सिर पर पट्टी और एक्सीडेंट की बात सुनकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। दोनों पति अपनी पत्नियों को गले लगा लेते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों मौत के मुंह से बचाई। हमारी ही गलती है जो हमने अपनी पत्नियों को अकेले छोड़ दिया। हमें माफ कर दो। अरे नहीं, आप दोनों टेंशन मत लो, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं अब। देखकर तो बहू मेरी जान निकल रही है। न जाने उस वक्त क्या हुआ होगा। तुम दोनों की जान खतरे में थी, हमें बुला लेते, हम लेने आते। हम दोनों आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हे भगवान, मेरे मन में लाख बुराई सही, लेकिन मैंने अपनी बहू का ऐसा बुरा नहीं चाहा। शुक्र है दोनों बच गई। बहुओं, तुम दोनों बैठ जाओ। निशा, जाओ उनके लिए हल्दी का दूध ले आओ। हाँ माँ। थोड़ी देर में निशा दूध ले आती है। दोनों बहू हल्दी का दूध पीकर कपड़े बदलकर सो जाती हैं। अगले दिन दोनों बहू रसोई में जानबूझकर बातें करती हैं। तुम ठीक तो हो ना नैना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है हमें अपनी पहले की सारी बातें भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए। हाँ नैना। दोनों जानबूझकर ऐसी बातें करती हैं कि रसोई के बाहर सास और नंद ये सुनकर कहती हैं, निशा, दोनों फिर बात करने लगी हैं। इस बार ऐसी बात डालनी होगी कि जड़ से रिश्ता टूटे। हाँ माँ। 10 मिनट बाद ही निशा नैना के पास जाती है। नैना भाभी, आपको पता है अभी अभी मैं बड़ी भाभी को दूध देकर आई हूँ। वो बोल रही थी उन्होंने आपकी 2 बार जान बचाई है। आप उनकी कर्जदार हैं और आपको अब उनके नीचे झुककर रहना पड़ेगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे भी अब दीदी से कोई बात नहीं करनी। वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ भाभी, अब आप दोनों के बीच का प्यार मर चुका है। सही बोला तुमने। ऐसा कहकर निशा चली जाती है। तभी बाथरूम से नीतू निकलती है। देखा नैना तुमने, मैं तो यहीं पर हूँ कब से। मुझे कोई दूध का ग्लास नहीं दिया, और जो ये बात बोली है ना, ये भी झूठ है। इसका मतलब माँ जी और नंद हम दोनों के बीच लड़ाई करवाना चाहती हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। इसका जवाब तो माँ जी ही दे सकती हैं। दोनों बहू के मन का शक सास के लिए पक्का हो जाता है और वो एक नकली लड़ाई करती हैं। दोनों छत पर थी और सास नंद भी वहीं छुपकर सुन रहे थे। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी। मुझे आपका चेहरा क्या, परछाई से भी दूर रहना है। आखिर इनमें दोबारा से फूट पड़ गई। मैंने देवरानी जेठानी का प्यार खत्म ही कर दिया। दीदी, मैं कैसी एक्टिंग करती हूँ? नेचुरल तो है ना? थोड़ी और गुस्से वाली आवाज निकाल। माँ जी को पूरा यकीन होना चाहिए। तब दोनों कैरेक्टर में आकर, दीदी आप चाय कैसे बनाती हो? आपकी चाय तो एकदम जहर है, जहर। और तुमने अपनी रोटी देखी है? टायर जैसी, उससे भी ज्यादा सख्त है। इतने में आकाश आकर, तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम सच में लड़ रही हो? अरे नहीं, रिहर्सल चल रही है। दिखता नहीं है क्या आपको जेठ जी? हाँ, हम सच में लड़ रहे हैं। हमारे बीच का प्यार खत्म हो चुका है। ये सब देखकर माँ बेटी एक दूसरे को कमरे में ताली दे रही थी। तब पूरा परिवार उन्हें देख लेता है। हाँ माँ, अच्छा हुआ आखिर आपने उन दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई करवा दी। अब तो भैया को भी यकीन हो गया है। देखिए पापा जी, देखिए माँ जी, कैसे हम दोनों को लड़वाने के लिए इस हद तक चली गई कि देवरानी जेठानी के प्यार से जलने लग गई। हमें लगा हादसे के बाद आप सुधर जाएंगी, लेकिन आप आज भी हमारे रिश्ते में जहर घोल रही हैं। हाँ, मैं लड़वाती हूँ तुम दोनों को। हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि इसके पीछे मेरी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं नहीं चाहती थी तुम दोनों में हो। सब हैरान थे, लेकिन क्यों माँ? हाँ, मुझे तुम्हारा प्यार पसंद नहीं, जलती हूँ मैं। चुभता है मुझे तुम्हारा बहन बहन करना। तभी मीनाक्षी की नजर दीवार पर अपनी माँ की पुरानी तस्वीर पर पड़ती है और वो फूट कर रो पड़ती है। ये तो आपकी मम्मी है। हाँ, क्योंकि इनके साथ जो हुआ था वो मैं कभी भूल ही नहीं पाई। क्योंकि मैं 18 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को इसी देवरानी जेठानी के रिश्ते की भेंट चढ़ते देखा है। 18 साल की मीनाक्षी और घर में 3 बहुएं रहती हैं। मीनाक्षी की माँ सरोज, उसकी देवरानी मोहिनी और बड़ी जेठानी सरला। मोहिनी और सरोज दोनों सगी बहन जैसी थी। इतनी सगी कि एक थाली में खाना खाती थी, एक साथ घूमने जाती थी, एक दूसरे के बच्चों को भी संभालती थी। बहुत प्यार था दोनों के बीच में। लेकिन फिर इन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है। फूट तो मुझे डालनी होगी। सुन सरोज, मोहिनी तेरे पति की जरूरत से ज्यादा सेवा करती है। जमाना खराब है सरोज, अगर तू चाहती है तो संभल जा, वरना कहीं डोरे डालने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दीदी।
लगता है मुझे धीरे धीरे जहर घोलना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं बनेगी वरना इनका प्यार मुझे ही निकल जाएगा। मोहिनी, तू मेरे बच्चे को इसलिए संभालती है क्या क्योंकि तेरी नजर हमारी जायदाद पर है? आप ये क्या बोल रही हो दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन मीनाक्षी के पिता की दवा बदल जाती है और उनकी हालत बिगड़ जाती है। सरला जानबूझकर सरोज के सामने मोहिनी की दवा वाली शीशी रख देती है। सरोज को लगता है मोहिनी ने उसके पति को गलत दवा दी। घर में भयंकर झगड़ा होता है। सरोज मोहिनी को थप्पड़ मारती है। मेरे पति को मारना चाहती थी, वो तो अच्छा हुआ कि उनकी जान बच गई, जिसे मैंने अपनी बहन माना और तूने मुझे ही ठग लिया। दीदी, जिसके बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा माना उसके पिता को मैं क्यों मारूंगी? आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। मैं ये थप्पड़ तो सह जाऊंगी लेकिन आपका ये झूठा इल्जाम कैसे सहूंगी? बकवास बंद करो अपनी, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा ही लगता है तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मोहिनी टूट जाती है। अपने पति और बच्चे को लेकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद भी सरोज सरला की बातें सुन लेती है, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। ये सुनते ही सरोज को गहरा सदमा लगता है। अपने कमरे में आकर बहुत रोती है और मीनाक्षी अपनी माँ को संभालती है। क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों हो? रोए जा रही हो, आखिर क्या बात है, बताओ। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी ही बहन जैसी देवरानी पर शक किया, उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तेरी चाची को ढूंढना है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तेरी चाची को ढूंढना है। माँ, चाची मिल जाएंगी, आप परेशान नहीं हो, वो मिल जाएंगी। वो मोहिनी को ढूंढती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। इसी तनाव में धीरे धीरे वो खाना छोड़ देती है और लगातार टूटते जाने के बीच सरोज एक रात सीढ़ियों पर चक्कर खाकर गिरती है। अस्पताल पहुंचती है मगर बच नहीं पाती। मरने से पहले 18 साल की मीनाक्षी का हाथ पकड़कर कहती है, मीनाक्षी, रिश्तों में किसी तीसरे की बात पर भरोसा मत करना। मैंने अपनी बहन को खो दिया पर तू। इतना कहते कहते सरोज चल बसती है और मीनाक्षी के किशोर मन ने माँ की बात का उल्टा मतलब पकड़ लेती है। अगर माँ और चाची में इतना प्यार ही ना होता तो बड़ी माँ को जलन नहीं होती, ना फूट पड़ती, ना माँ मरती। मैं आप में से किसी को भी माफ नहीं करूंगी। जब तुम दोनों को साथ देखा मुझे माँ और चाची दिखी। तुम दोनों मिलती थी तो लगता था कल घर बांटने की योजना बनाओगी। तुम एक दूसरे के पति का ख्याल रखती थी तो मुझे पिता की दवा याद आती थी। मेरे बेटे भी मेरे हाथ का खाना छोड़कर तुम्हारे हाथ का खाना खाते थे, लंच नहीं ले जाते थे। मुझे लगा था मेरे बेटे भी तुम दोनों मुझसे छीन रही हो, और मेरे मन में एक के बाद एक इतनी सारी चीजें थी कि मेरा मन तुम दोनों के प्यार को लेकर और पक्का होता गया और मेरी जलन बनने लगा। और सबसे ज्यादा डर था कहीं मेरे घर में मेरी माँ वाली कहानी दोबारा ना दोहराई जाए। इसीलिए मैंने सोचा प्यार पनपे उससे पहले फूट डाल दूं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। माँ जी, आपके साथ गलत हुआ, लेकिन माँ जी आपने वही गलती कर दी जिससे आप हमें बचाना चाहती थी। हाँ माँ जी, आपकी बड़ी माँ ने आपकी माँ और चाची के कान भरे थे और आज आपने हमारे कान भरे। आपकी मम्मी के कहने का ये मतलब था कि किसी तीसरे की बात को मत सुनो, अपने प्यार पर भरोसा रखना, लेकिन आपने उल्टा मतलब निकाल लिया। ये सुनकर मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से अपना सिर पीटने लगती है। आप पूरी जिंदगी बड़ी माँ से नफरत करती रही और डरते डरते खुद उन्हीं के जैसी बन गई। नहीं नहीं, मैं अपनी बड़ी माँ जैसी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तब राजेंद्र अपनी पत्नी को गले लगाता है और शांत करता है। खुद को संभालो मीनाक्षी, खुद को संभालो। तुमने जो भी किया कुछ जानबूझकर किया, पर वही कर बैठे अनजाने में। लेकिन अब अपनी गलतियों से सीखो। अपनी बहू को अपना प्यार करने से परिवार और खिलता है, न कि कान भरने से। मुझे समझ आ गया है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। देर से ही सही पर समझ आ गया। घर दो बहुओं के प्यार से नहीं टूटता, घर तब टूटता है जब कोई तीसरा उनके प्यार से जलकर कानों में जहर घोले। दोनों मुझे माफ कर पाओगी ना? हाँ माँ जी, बीती बातें भूल जाइए। इस तरह दोस्तों मीनाक्षी अपनी दोनों बहू को गले लगा लेती है और अब से सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन अगर दोनों बहुओं की जगह आप होते तो क्या मीनाक्षी को माफ कर पाते? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।